नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में हम महाद्वीपों की श्रृंखला देख रहे हैं और आज हम अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट करने के बाद में अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप जिसे मानव की जन्मस्थली कहा जाता है, यानी हमारे जो आज के समय के जो पूर्वज हैं होमो सेपियंस जिन्हें कहा जाता है, उनकी जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप में ही मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप आज के समय पे उसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि अफ्रीका महाद्वीप अभी तक अविकसित जो है महाद्वीप रहा है, उसका विकास सबसे कम हुआ है, तो आने वाले समय में उसमें विकास की संभावनाएं अधिक हैं, इसलिए उसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत 54 यानी 54 देश आते हैं, जिनमें 48 देश मुख्य भूमि के अंदर आते हैं और 6 देश उनमें से द्वीपीय देश हैं। तो उन सभी 54 देशों को हम मैप में देखेंगे, उनकी राजधानियों को भी देखेंगे। उद्देश्य ये नहीं है कि हम उन सभी देशों के नाम रट लें, उद्देश्य ये होगा कि जो इम्पोर्टेंट देश हैं अगर उनका नाम कभी सुनने में आए तो हमारे दिमाग में एक मैप बनना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर मैं आपसे बोलूँ केन्या, तो आपके दिमाग में मैप बनना चाहिए कि मेडागास्कर और केन्या के बीच में थोड़ा सा मोजाम्बिक के ऊपर की साइड में केन्या नाम का एक देश है। इस तरीके से आपके दिमाग में जो है वो मैप बन जाना चाहिए। मैं अगर आपसे बोलूँ लीबिया, तो आपके दिमाग में मैप बन जाना चाहिए कि उत्तरी अफ्रीका में जो लीबिया देश है। ट्यूनीशिया बोल दूँ तो आपके दिमाग में वो क्लियरिटी आ जाए। तो ये हम जो है, एक तो होता है रट्टाफिकेशन करके समझें, दूसरा होता है मैप के द्वारा 2 या 3 बार रिवाइज करें। तो मैं कोशिश करूंगा 2 बार तो मिनिमम यहाँ रिवाइज कर दूँ, हो सके तो 3 बार रिवाइज करा दूँ, बाकी लास्ट में आप अपने हाथों से द्वारा मैप में खुद से भी ड्रॉ करके समझ सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से आपको किस तरीके से देखना है, वो क्लियरिटी पहले ही बताई जा चुकी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, जनसंख्या में भी अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पे आता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोनों का कंपैरिजन मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातों महाद्वीप का क्रम बता दिया, जनसंख्या की दृष्टि से बता दिया। ठीक है, अगर क्षेत्रफल का अगर पूछा जाए तो करीब करीब विश्व की 21% जो क्षेत्रफल है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बट ये डाटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, सेकंड नंबर पे आता है। अफ्रीका महाद्वीप के जो वर्तमान आधुनिक खोजकर्ता हैं वो है डेविड लिविंगस्टोन। अब ये भाई साहब जो थे एक ईसाई मिशनरी के रूप में, और इवन इफ जो है वहाँ के राजा होते हैं यूरोपीय राजा, उनके द्वारा भेजे गए थे और वहाँ पे संसाधन और लोगों को जो है वो ईसाई रूप में कन्वर्ट करने के लिए गए हुए थे। तो इन्होंने ही अपना विक्टोरिया झील की भी खोज की थी। तो इस तरीके से अफ्रीका के जो है वो मध्य भाग में पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे ये। ठीक है, और ये करीब करीब बात है 1600 और 1700 की सदी के ईस्वी के बाद में। बाकी ऐसा नहीं है कि अफ्रीका को खोजा गया होगा, अफ्रीका तो मानव की जन्मस्थली है, तो पिछले लंबे समय से अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। लेकिन वर्तमान आधुनिक समय में अफ्रीका के अंदरूनी भागों में जाने का श्रेय जो है वो डेविड लिविंगस्टन को है। तो यूरोपीय लोग मान लेते हैं कि उन्होंने ही अफ्रीका को खोजा है, बाकी अफ्रीका को कोई नहीं खोज सकता। ठीक है, जैसे भारत के लिए बोलते हैं ना वास्को डी गामा भारत की खोज की, भारत की कोई खोज नहीं कर सकता। भारत पिछले 5000 सालों से, जब यूरोप में सभ्यताओं को जन्म नहीं हुआ तब से ही भारत था। तो ऐसा है कि चलो पहले व्यक्ति जो पहुंचा, तो एग्जाम सेटर भी यही पूछ लेते हैं कभी कभी, बाकी नहीं पूछना चाहिए। अफ्रीका की खोज करता है इन्हें नहीं बोला जा सकता, अंदरूनी भाग में पहुंचने वाले यूरोपीय व्यक्ति ये। ओके, इन्हें आधुनिक मानव की जन्मस्थली भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। अफ्रीका के इथोपिया नामक देश में माना जाता है कि हमारा जो एंसेस्टर था, हमारा जो पूर्वज था, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। हम जो है वो होमोसेपियंस हैं। ठीक है, और पहला होमोसेपियंस जिसका नाम दिया गया है लूसी, तो वो अफ्रीका में ही जो है उसका जन्म माना जाता है। एक्चुअली में ये जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो खोज करते रहते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं वो खोज करते रहते हैं, तो कंकाल तंत्रों के आधार पे निकाल के लाते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि ये जो कंकाल निकल रहा है ये सबसे पुराना है। तो लूसी नाम की एक महिला का नाम दिया गया है, उसको हमारा पूर्वज जिसे बोला जाता है। लास्ट में मैंने उसका इमेज भी डाला हुआ है, तो मैं आपको इमेज भी दोबारा से दिखा दूंगा। इसे अंध महाद्वीप बोला जाता है क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से ये पूर्ण रूपेण पिछड़ा हुआ है। अब पिछड़ा हुआ है तो निश्चित सी बात है बिल्कुल अंधा है। अगर आप मैप में, गूगल मैप में अगर कभी देखें ना,
जब अफ्रीका में अंधेरा हो रहा हो ना, यानी रात का टाइम हो, तब आप मैप को घुमा के देखना। तो मैप को घुमा के देखेंगे तो अफ्रीका में बहुत कम जगह पे जो है वो आपको बल्ब जलते हुए दिखेंगे। देखो, किसी भी महाद्वीप का, किसी भी देश का विकसित होने का सबसे बड़ा जो आप पैमाना मान सकते हैं, वहाँ पे ऊर्जा के संसाधन उपलब्ध होना। आप अगर यूरोप को देखेंगे नाइट के टाइम में, तो यूरोप में आपको चारों तरफ, मैं गूगल मैप की बात कर रहा हूँ, लाइक मैं अभी आपको गूगल मैप दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको गूगल मैप दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप है, लेकिन इस समय जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ उस समय वहाँ पे भी दिन हो रहा है। भारत में यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि शाम के 5:30 सवा 6 बजे हुए एक्चुअली में इस टाइम। ओके, इस समय उत्तरी अमेरिका में करीब करीब जो है वो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। जब भारत में शाम के 6:15 बज रहे हैं, तब उत्तरी अमेरिका में जो है वो यूएसए में जैसे आप बोल सकते हो, तो वहाँ सुबह की शुरुआत हो सकती है। देखो, यहाँ पे जहाँ आपको ज़्यादा लाइट दिख रही होंगी ना, वही क्षेत्र जो है वो विकसित अधिक है, ठीक है। इस तरीके से आप इंडिया को भी देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया कितना विकसित है। देखिए, इधर की साइड में अगर चाइना को देखें तो चाइना में अधिक लाइट्स चल रही है ना, तो इसलिए आप अनुमान लगा सकते हो चाइना कितना विकसित है। ऊपर जाएंगे तो जापान है, जापान में बहुत सारी लाइट जली हुई है। तो विकसित होने का एक बड़ा पैमाना है ये एक्चुअली में, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध होना और ऊर्जा का हर व्यक्ति तक पहुँच होना, ये विकसित होने का बड़ा पैमाना होता है। जब हम अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप नाइट के टाइम पे ज़्यादातर जगह जो है वो अंधेरा मिलता है। मैंने यहाँ पे एक मैप तो लगाया हुआ है, अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला मैप मैंने लगाया हुआ है। अब अफ्रीका को देखेंगे आप तो बीच में से आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप अंधेरे से में लग रहा होगा। थोड़ा सा साउथ अफ्रीका में डेवलपमेंट है, इधर की साइड में अपना जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत ऊपर की साइड में इन जगह पे आपको डेवलपमेंट दिखेगा। थोड़ा सा आपको जो नील नदी है उसकी जो मैदानी भाग है यानी मिस्र देश में आपको यहाँ डेवलपमेंट दिख रहा होगा। बाकी पूरे अफ्रीका में ये नाइट के टाइम के लिए, जबकि कंपैरिजन आप यूरोप से कर सकते हो, ये यूरोप है, ठीक है। यूरोप में लाइटनिंग देखिए कितनी ज्यादा है और अफ्रीका में लाइटनिंग कितनी कम है, तो आप अनुमान आसानी से लगा सकते हो कि अफ्रीका का डेवलपमेंट जो है वो नाम मत हुआ। ये मान के चलिए अफ्रीका की जो जनसंख्या आज के टाइम पे 120 करोड़ है, धीरे धीरे वो जो जनसंख्या है वो बहुत तेज बढ़ रही है, ठीक है। आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा इसमें जनसंख्या हो जाएगी और यहाँ पे संसाधन भी बहुत ज्यादा है। अफ्रीका में संसाधन बहुत अधिक है, तो संसाधनों का दोहन भी होने वाला है आगे आने वाले टाइम पे, तो इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। आज के टाइम पे चीन ने अपने पैर पसार लिए हैं, अफ्रीका महाद्वीप पे पूरी तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया है, अपनी कंपनी लगाना शुरू कर दिया है। भारत ने भी अपनी रणनीतिक ताकत का उपयोग करते हुए भी अफ्रीका में अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। भारत और चीन का आईआर वाला रिलेशन आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर तो वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये अपने सर कराई देंगे आपको। बाकी मैं भी कभी कभी जो है आईआर से रिलेटेड बातें आपको बता दिया करूंगा। देखो, भारत का उद्देश्य होता है विश्व गुरु भारत जैसे बनना चाह रहा है, तो भारत का उद्देश्य होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और चाइना का उद्देश्य होता है किसी भी देश में पैसा डालो, पैसा देने के बाद में उस देश को कर्जवान करो, कर्जा अगर वो नहीं चुका पा रहा है तो उस देश की संपत्ति को हड़प लो। तो भारत का उद्देश्य जो है वो अफ्रीका में बहुत सुस्पष्ट है। अफ्रीका के लोगों का विश्वास भारत पे अधिक है, इसलिए आने वाले टाइम पे भारत बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करने वाला है अफ्रीका में, क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है, क्योंकि वो संभावना है वहाँ पे, इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। वैसे काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत और अफ्रीका के जो संबंध है उनके बारे में बताइए, तो वो जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसमें आपको क्लियरली समझा दिया जाएगा। अफ्रीका के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है कि अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये तीनों जो मुख्य अक्षांश रेखाएं ये गुजरती हैं। उसके अलावा अपनी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो भी गुजरती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला, यहीं से आप अनुमान लगा सकते हो कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो चारों गोलार्ध में स्थित है। देखो, गोलार्ध का तो आप ऐसे लगाएंगे कि गोलार्ध का कैसे अनुमान लगाते हो। एक तो आप अनुमान लगाते हो सबसे बड़ी बात कि भूमध्य रेखा कहां से गुजर रही है, उसके ऊपर की साइड में उत्तरी गोलार्ध, नीचे की साइड में दक्षिण गोलार्ध। अगला आप लगाते हो कि अपना जो 0 डिग्री देशांतर है वो किस तरीके से गुजर रहा है, तो उसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। अफ्रीका में आप देखने की कोशिश कर लीजिए, ये वाला हिस्सा उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, इधर से देखेंगे तो इधर की साइड में हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये वाला ऐसा हो गया पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, इधर की साइड में ये आप देखेंगे तो दक्षिण गोलार्ध। तो चारों गोलार्ध जो है वो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके अंतर्गत शामिल आ रहा है। ओके, ये वाला ऐसा भी आप देखेंगे तो यहाँ पे होकर के अपना जो है पश्चिमी गोलार्ध और अपना नीचे की साइड में है तो दक्षिण गोलार्ध दोनों ही है, तो चारों गोलार्ध जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से मान सकते हो, ठीक है। ये अक्षांश और देशांतर रेखा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये काल्पनिक रेखाएं और ये पूरे विश्व को विभाजित करने के लिए बनाई गई है। ये अपना लेक्चर कंप्लीट हो चुका है पहले। ओके, अफ्रीका में कुल 54 देश हैं और 54 देशों में से 48 देश जो हैं, 48 देश जो है वो मुख्य भूमि पर है। इनमें से सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया देश है और सबसे छोटा जो देश है वो सेशेल्स है। सेशेल्स एक द्वीपीय देश है, तो सेशेल्स जो है वो सबसे छोटा देश है और अल्जीरिया जो है वो सबसे बड़ा देश है। आगे बात करें, अफ्रीका में कुछ देशों को मिलकर के स्पेशल नाम दिए जाते हैं, तो उनमें से जैसे कुछ देश मिल जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है सीमावर्ती राज्य, लाइक अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन्हें सीमावर्ती राज्य बोला जाता है। बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। 4 देश मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं, वो हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूटी और एरिट्रिया। मैं मैप में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप मैप में आप देखेंगे, देखिए ये वाला आप जो क्षेत्र देख रहे हैं ना इधर की साइड में, ये इस तरीके से आपको एक हॉर्न जैसा, हॉर्न यानी सींग जैसा बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो अफ्रीका का सींग है ये। तो इसमें 4 देश आ रहे हैं,
एक आ रहा है एरिट्रिया, दूसरा आता है इथियोपिया, छोटा सा देश आता है जिबूती और फिर आता है सोमालिया। ये सोमालिया के आसपास में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है। पायरेसी यानी जो डकैत लुटेरे होते हैं, अगर समुद्र में जहाज जा रहा है तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पायरेसी होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ज़्यादातर देश अपनी अच्छी तरीके से पेट्रोलिंग भी करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, आपको ध्यान रखना ही है किसी भी तरीके से। ओके, 4 देश कौन से हैं? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। अभी थोड़ी देर में मैं सभी देशों को एक्सप्लेन करूंगा, तब वो अच्छे तरह। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, आपको बता चुका हूँ। ये ज्वालामुखी पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना ध्यान रखना। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट किलिमंजारो है। अब अफ्रीका में जो सबसे नीचा स्थान है, निम्नतम स्थान जो है वो है साल लेक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है। ये जिबूती के अंदर है और क्रेटर झील है। ओके, अफ्रीका की तट रेखा जो लंबाई है वो आपको याद नहीं रखनी है। एटलस पर्वत श्रृंखला यहाँ की प्रमुख है, जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया नाम के जो देश हैं उनसे निकलती है। ओके, सोमालिया प्रायद्वीप जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और अफ्रीका में विश्व का हाईएस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जाता है अल्जीरिया में। ओके, तो ये तो की पॉइंट्स मैंने आपको शुरुआत में बता दिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन से। ठीक है, वैसे शुरुआत मुझे लोकेशन पहले करनी चाहिए थी, की पॉइंट लास्ट में बताने चाहिए थे, बट कोई नहीं, आपने ये सारे की पॉइंट पहले भी सुने हुए हैं और ये शायद लोकेशन भी आपको पहले से पता होगा। ठीक है, देखो मैंने बताया कि 7 महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप आता है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अब यहाँ पे आपको देखनी स्थिति क्या है। ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, यूरोप की साइड में एक देश है स्पेन और अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। इनके बीच में जो है वो अपनी जिब्राल्टर जल संधि है। इसके लिए मुझे एक अच्छा सा मैप आपको दिखाना होगा। मैं लोकेशंस आपको दिखाना चाह रहा हूँ अफ्रीका की, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको मैप के थ्रू ही सारी चीज़ें बता देता हूँ। ओके, ये आप देखिए गूगल मैप के थ्रू जो लिया गया मैप है। ये वाला जो आप देश देख रहे हैं, ये वाला, ये स्पेन है। कौन सा? स्पेन। ठीक है, नीचे की साइड में आप ये देश देखेंगे, ये वाला देश जो है वो मोरक्को है। ठीक है, मोरक्को। इन दोनों देशों के बीच में यहाँ होके छोटा सा जल का भाग निकल के जा रहा है। जल संधि, एक शब्द आपको मैंने काफी बार बता दिया, जल संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना। जल संधि यानी 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाला भाग। ठीक है, छोटा सा हिस्सा होता है, उसे जल संधि बोला जाता है। तो इधर की साइड में है भूमध्य सागर और इधर की साइड में है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर जो है उसके बीच में यहाँ पे छोटा सा नैरो सा पार्ट है जो इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ओके, इसे बोला जाता है जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोला जाएगा इसे? जिब्राल्टर जल संधि। तो आपको ये पॉइंट पता ही है, वैसे भी आपको पता है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे आ गए तो ये ऊपर की साइड में क्या हो गया? भूमध्य सागर हो गया, कंप्लीट ही भूमध्य सागर हो गया। इधर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है लाल सागर। क्या है? ये वाला आपको जो सागर दिख रहा है ये लाल सागर है यहाँ तक। ओके, लाल सागर है। इधर को साइड में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ खाड़ी, जो 3 तरफ स्थल से घिरी हुई भाग हो, जल का ऐसी राशि जो 3 तरफ स्थल से घिरी हुई है उसे खाड़ी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है वो 3 तरफ जो है वो स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे खाड़ी बोला जाता है। और यहाँ पे अदन की खाड़ी बोला जाता है इसे, अदन की खाड़ी, क्योंकि वो देश पास में है, ओमान, अदन, तो इसे बोला जाता है अदन की खाड़ी। ठीक है, अदन की खाड़ी, इधर हो गया लाल सागर, इनके बीच में यहाँ पे एक जल संधि है। इस जगह पे इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडाब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाब अल मंडाब। ठीक है, बाब अल मंडाब, तो ये जल संधि है। और इधर की साइड में आ जाएंगे तो ये अपना अरब सागर है पूरा का पूरा। ओके, इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हारमोज की जल संधि है छोटी सी, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। ये अपना इधर की साइड में है, नॉर्थ इन अफ्रीका की साइड में, तो ये हम अलग से बात करेंगे। तो ये आपको इधर की साइड वाला पता चल गया। इससे नीचे आएंगे तो हिंद महासागर है ये। ठीक है, ये हिंद महासागर है। ये आप देश देख रहे हैं, ये मेडागास्कर देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप के ही अंदर आता है। ओके, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। ओके, इधर चलते हैं नीचे की साइड में, तो यहाँ पे आप एक देश देखेंगे, इस देश का नाम है मोजाम्बिक। ठीक है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में ये जो जल वाला भाग है इसे बोला जाता है मोजाम्बिक जल चैनल। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल देश के नाम पे ही रखा गया, मोजाम्बिक चैनल। ओके, नीचे की साइड में आते हैं तो अफ्रीका का जो निम्नतम पॉइंट है, एक्चुअली में आपने नाम तो सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप।
लेकिन वो निम्नतम पॉइंट नहीं है, ठीक है। उससे भी नीचे की साइड में यहाँ पे आगुल्हास नाम करके एक जगह है, आगुल्हास करके। तो आगुल्हास जो है वो अफ्रीका की मुख्य भूमि का निम्नतम भाग है। इधर की साइड में केप ऑफ गुड होप आपको पता ही है, जहाँ पे यूरोपीय यात्री सबसे पहले आते थे। ओके, इधर की साइड में आप जो देख रहे हैं वो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और अटलांटिक में भी कौन सा है? ये साउथ का अटलांटिक है, क्योंकि उत्तर वाला जो है वो यूरोप वाले क्षेत्र में पड़ गया, तो ये साउथ का अटलांटिक महासागर है। देखो मैं आपको वो दिखा देता हूँ वो सारी चीज़ें। ये अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसका जूम पार्ट है। यहाँ पे ये है केप टाउन, ये इस वाले भाग को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। ध्यान रखना है, केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु नहीं है, दक्षिणतम बिंदु वाला ये है, ठीक है, ये वाला है, इसे बोला जाता है आगुल्हास, ठीक है, केप ऑफ आगुल्हास करके इसका नाम है। ओके, और अफ्रीका के बारे में कुछ और पॉइंट, ये वाला मैंने आपको दिखा दिया। ये रेड सी है इधर की साइड में, ये वाला जो जूम इन करके यहाँ वाला हिस्सा जो है वो जूम इन करके मैंने यहाँ डाला हुआ है, तो ये रेड सी है। यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है, ये वाला हिस्सा जो है वो अदन की खाड़ी है। और इस वाले जहाँ पे जल को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जल संधि, इसका नाम है बाब अल मंडाब, ठीक है। और ये किन किन देशों के बीच में है? एक तो ये जिबूटी है, ठीक है, जिबूटी, और इधर की साइड में यमन, यहाँ से आ रहा है ये यमन। तो इन दो देशों के बीच में जो है वो ये जल संधि है। ओके, तो ये वाला साइड कवर हुआ। अफ्रीका की ही एक स्पेशल बात और मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे इस जगह पे जो है शुरुआत में स्थल भाग था रेड सी तक, ठीक है। बाद में यहाँ पे एक जो है वो नहर निकाली गई, उस नहर का नाम रखा गया स्वेज नहर, ठीक है, 1869 में निकाली गई थी। ओके, तो ये स्वेज नहर अफ्रीका को और यूरोप को एशिया से जोड़ती है। पहले जो यात्री आते थे यूरोप वाले, तो उन्हें पूरा घूम के आना पड़ता था, और अभी यात्री जो आएंगे या अभी कोई सामान जो आएगा वो डायरेक्टली स्वेज नहर के थ्रू इंडिया के पास या चाइना तक चला जाएगा, एशिया तक आ जाएगा। ओके, इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रायद्वीप जैसा कुछ दिख रहा होगा, ये वाला। एक्चुअली में ये प्रायद्वीप जो है वो एशिया का हिस्सा है, हिस्सा एशिया का आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने अफ्रीका को अलग कर दिया, इधर की साइड में अफ्रीका, इधर की साइड में एशिया। लेकिन ये जो प्रायद्वीप है, आप जो ये प्रायद्वीप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीप एक्चुअली में इस देश का हिस्सा है, और इस देश का नाम क्या है? मिस्र, ठीक है। तो मिस्र एक ऐसा देश है जो अफ्रीका में और एशिया दोनों ही जगह पे फैला हुआ है, और इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप। ये चीज़ें आप जो है वो थोड़ी देर में आपको याद हो जाएंगी। तो बेसिक चीज़ें आपको मैंने अफ्रीका की स्थिति मैंने यहाँ पे बता दी। इसमें आप मैप में आप देखें तो दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें। पहली बात तो यहाँ पे कौन सी जिब्राल्टर जल संधि है, किन किन देशों के बीच में? मोरक्को और स्पेन के बीच में। ये कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर है। यहाँ पे कौन सी नहर है? यहाँ पे नहर है स्वेज नहर, जो कि मानव निर्मित है। ये कौन सा सागर है? ये वाला, ये लाल सागर है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? यहाँ पे अदन की खाड़ी है। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है वो है बाब अल मंडाब की। ये कौन सा देश है? इधर की साइड में ये देश है मेडागास्कर। इन दोनों के बीच में ये जो चैनल बना हुआ है, इस किस नाम से जाना जाता है? मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का जो निम्नतम पॉइंट है उसे एगुल्हास नाम से जाना जाता है, और अफ्रीका का जहाँ पे यूरोपीय यात्री आते थे उसे बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। दोनों पास में ही है, लेकिन निम्नतम पॉइंट आपको ध्यान रखना है एगुल्हास करके। इधर की साइड में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर आपको पता है एस शेप का है, इस तरीके से एस आकार जो है वो अटलांटिक महासागर का है। ऊपर वाला हिस्से को नॉर्थ अटलांटिक बोला जाता है, निचले वाले हिस्से को साउथ अटलांटिक बोला जाता है। तो ये अफ्रीका का अधिकतम हिस्सा जो है वो साउथ अटलांटिक वाले क्षेत्र के पास में है। ओके, तो अफ्रीका में कुल 54 देश हैं, ठीक है। अब 54 देशों के नाम तो हम पूरे रट नहीं सकते, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं, उनको आपको याद ही करना होगा, और बाकी मैप में सभी देशों को मैं बता ही दूंगा। मुख्य भूमि पे 48 देश हैं, 6 द्वीपीय देश हैं। 6 द्वीपीय देशों में नाम आपको याद रखने हैं, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमरून और सेशेल्स। ये जो हैं वो अपने हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, यानी इस वाले क्षेत्र में ये 6 द्वीपीय देश हैं। ओके, इधर की साइड वाले क्षेत्र में ये 6 द्वीपीय देश हैं, तो याद रखना है। 6 में से 4 तो इधर की साइड में हो गए, मेडागास्कर हो गया, अपना मालदीव हो गया, सेशेल्स हो गया और कैमरून हो गया। ये 4 तो अपने हिंद महासागर में, और केप बर्दे और साओ टोमे ये जो है वो अपने अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में। तो 2 आपको पॉइंट आपको याद रखने हैं, इधर हिंद महासागर वाले 4 देशों के नाम, और 2 अपना अटलांटिक वाले महासागर के देशों के नाम, केप बर्दे और साओ टोमे।
अब 48 मुख्य भूमि के जो हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है, जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया है। 2 पॉइंट आपको याद होंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। स्मॉलेस्ट इन एरिया, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश की बात करें तो सेशल्स है। अगर हाईएस्ट डेंसिटी वाले देश की बात करें तो मॉरिशस है, ओके, जो कि द्वीपीय देश है। और मॉरिशस किधर है, ये अपना इधर की साइड में हिंद महासागर में। और बिगेस्ट सिटी की बात करें अगर पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो उसका नाम है काहिरा, यानी इंग्लिश में उसे बोलते हैं कायरो, और ये मिस्र का यानी इजिप्ट देश का राजधानी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। अब एक एक करके देशों के नाम देखेंगे, और ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी है, पूरा दोबारा से देख लीजिए। जिब्राल्टर जल संधि, मोरक्को और स्पेन के बीच में, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, रेड सी, ठीक है, और इधर की साइड में अदन की खाड़ी, ये वाला हिस्सा अदन की खाड़ी है, ओके। एंड देन हम बात करें कि दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, बाब अल मंडाब, और कौन कौन से देशों के बीच में, यमन और जिबूटी के बीच में, मेडागास्कर के पास में मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है, नीचे आसा अंतरीप है, केप ऑफ गुड होप है, लेकिन न्यूनतम जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है अगुलास, ठीक है। इधर की साइड में आते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट कोस्ट आते हैं, वो आपको भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी और जो पहले के टाइम पे जब यूरोपियों ने यहाँ पे अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन किया हुआ था तो उस समय उन्होंने यहाँ पे अलग अलग कोस्ट बना रखे थे कि यहाँ से हम ग्रेन जाता था तो ग्रेन कोस्ट नाम रख दिया, आइवरी कोस्ट यानी हाथी दांत की तस्करी होती थी यूरोप और अमेरिका के लिए तो आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट था, यहाँ पे स्लेव कोस्ट था जहाँ से गुलामों को जो है वो भेजा जाता था, ठीक है। तो ये वाले 4 कोस्ट हैं, नाम ध्यान रख लें तो ठीक है, बाकी देशों के नाम आप इनके आसपास वाले कोशिश कर लेना याद हो जाए तो ओके। तो अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप और सभी देशों को एक एक करके उनकी राजधानी के साथ देखते हैं। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा बट एक बार देख ही लेते हैं, ओके। ऊपर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये वाला जो आप देश देख रहे हैं मोरक्को, क्या नाम दे दिया मैंने इसे, मोरक्को। अच्छा, इसमें मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये वाले जो देश हैं ऊपर ऊपर वाले इस तरीके के कलर हैं जो उत्तरी अफ्रीका के देश, ठीक है। इधर वाले पश्चिमी अफ्रीका के देश, इधर वाले मध्य अफ्रीका के देश, इधर वाले पूर्वी अफ्रीका के देश, इधर वाले दक्षिणी अफ्रीका यानी दक्षिण वाले क्षेत्र वाले जो अफ्रीका है उसके देश, ठीक है। और इसमें राजधानियां भी देखेंगे। देखो एक पॉइंट और आप ध्यान रखना, अफ्रीका में 54 देश मैं आपको बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअली में 55 देश हैं। यूएन ने जो है 54 देशों को जो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, लेकिन अफ्रीका का भी अफ्रीका यूनियन करके एक संगठन है तो वो अफ्रीका संगठन जो है वो 55 देशों को मानता है। और उसमें से आप ये वाला जो देश देख रहे हैं पश्चिमी सहारा करके, ये वाला जो देश, इसको यूएन के द्वारा अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है तो इसलिए हम इसे शामिल नहीं करते हैं। बाकी अफ्रीकन यूनियन जो है वो 55 देश मान के चलता है जिसमें पश्चिमी सहारा करके भी देश आता है, ओके। मोरक्को की राजधानी है रवात, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सी जल संधि है आपको ध्यान आ गया होगा, ऊपर की साइड में कौन सा देश है, स्पेन है, इनके बीच में जल संधि ध्यान आ गया होगा, जिब्राल्टर। उसके बाद में दूसरा देश अल्जीरिया। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अफ्रीका में कौन सा है, अल्जीरिया। इसकी राजधानी जो है ऊपर की साइड में अल्जीरिया, तो ये हो गया अपना अल्जीरिया देश, ओके। अब बात करते हैं ऊपर वाले देशों की, तो तीसरे नंबर पे आता है ट्यूनीशिया, ठीक है, ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। 2012 में अरब देशों में, अरब देश, इन सभी देशों को अरब देश बोलते हैं, यहाँ से मैं अभी बता दूंगा, और इवन एक सऊदी अरब तक शामिल होते हैं। तो अरब स्प्रिंग के नाम से एक घटना हुई थी। एक्चुअली में ये जो जितने भी आप देश देख रहे हैं ना ऊपर वाले, इनमें ज़्यादातर जगह जो था वो राजतंत्र और तानाशाह था, ठीक है, और आज भी ज़्यादातर हिस्सों में है ये उस तरीके से, और वो सब सही चल रहा था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई दिसंबर 2012 में, एक जो था अपना जो डेली वेज वाले जो ठेला लगाते हैं उस व्यक्ति को, ट्यूनीशिया का व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बouazizi करके, ठीक है, वो थोड़ा सा आप ध्यान नहीं रखें तो भी चलेगा, मोहम्मद बouazizi करके, ठीक है। वो जो है वो अपना ठेला लगाता था सड़क किनारे, तो वहाँ पे ट्यूनीशियन पुलिस ने, एक्चुअली में तानाशाह वाला क्षेत्र था, तो ट्यूनीशियन के जो तानाशाह के राजा के जो गुंडे थे उन्होंने उसे पीट दिया, और उसके बाद में वहाँ पे बहुत बड़े रूप में विद्रोह हुआ राजा के खिलाफ, और उस ट्यूनीशिया का जो तानाशाह सिस्टम था, राजतंत्र जो सिस्टम था, उसको कोलैप्स करना पड़ा। और उसी के बाद में त्रिपोली, लीबिया, मिस्र और सब जगह अरब देशों में भी, सारे देशों में भी जो है वो क्रांति आई, और उसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। तो आपको पॉइंट इतना याद रखना है कि
अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है? अरब स्प्रिंग की शुरुआत जो हो रही है ट्यूनीशिया से हुई है। ओके, उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट देश में, वो है लीबिया। ठीक है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। नेक्स्ट देश आता है अपना मिस्र। ठीक है, जिसकी राजधानी है काहिरा। और उसके बाद में आता है अपना उत्तरी सूडान, जिसकी राजधानी खार्तूम। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले जो इम्पोर्टेंट देश हैं इनको आपको याद करना है कैसे भी करके। ठीक है, ये पॉइंट आपको हर कंडीशन में याद रहने चाहिए। ओके, मैं कोशिश करता हूँ आपको दोबारा से एक ट्रिक के थ्रू याद कराने की, और ट्रिक का नाम है एटलस। ठीक है, एक्चुअली में ट्रिक का नाम है मेटल। एटलस से अलग होके मेटल ट्रिक यूज करते हैं। यानी उत्तर वाले जो भी देश हैं इधर की साइड में शुरुआत करते हैं मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट यानी मिस्र। तो ये आपको पूरे तरीके से याद होने चाहिए। ऊपर की साइड में जो 5 देश हैं उनके नाम आपको मेटल से याद होने चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे एक मैप यूज कर लेता हूँ, ये वाला मैप यूज कर लेता हूँ। अब मैं आपसे बोलूँगी शुरू के 5 ऊपर वाले देशों के नाम, तो एम से शुरू कीजिए। MATLE, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, ये 5 देश आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। ओके, ये हो गए अपने उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र के, जिसमें हमने उत्तरी सूडान भी शामिल किया हुआ है। जो 54वां देश हम जो बोलते हैं वो दक्षिणी सूडान होता है। ओके, 54 जो देश बना हुआ है यूएन की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया है वो दक्षिणी सूडान है। ओके, अब बात करते हैं इधर की साइड में अपना ये वाला हिस्सा जिसे हम बोलेंगे पश्चिमी अफ्रीका। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, सबको याद नहीं रखना है, कोई ज़रूर भी नहीं है। ठीक है, नाम सुन लीजिए, सबको याद रख भी नहीं पाओगे आप। ओके, नाम मैं बोलता हूँ। ठीक है, मोरिटानिया, सेनेगल, ठीक है, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट ये वाला, घना, टोंगा ये वाला, बेनिन ये वाला, नाइजीरिया, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। ठीक है, अब ये मैंने आपको नाम बोल दिए। ठीक है, इनमें से आप एक तो नाइजीरिया की लोकेशन ध्यान रखना। नाइजीरिया की लोकेशन ध्यान आते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए जहाँ पे अफ्रीका मुड़ रहा है वहाँ पे उस कॉर्नर पे नाइजीरिया है, और नाइजीरिया के ऊपर जो देश है उसका नाम है नाइजर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी माली देश का भी आप ध्यान रख लें तो और ज़्यादा बेटर है। तो 3 का तो आप याद रख लें तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आप तोड़ जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, मोरिटानिया जिसकी राजधानी है नुआक्सो, ध्यान नहीं रखनी बिल्कुल भी। ओके, सेनेगल जिसकी राजधानी है गाम्बिया। ओके, उसके बाद में गिनी जिसकी राजधानी है बिसाओ, एंड उसके बाद में सियरा लियोन जिसकी राजधानी आप ध्यान नहीं रखें तो भी चलेगा। आइवरी कोस्ट की भी ध्यान नहीं रखें तो भी चलेगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से। ओके, बस इतना ध्यान रखना कि इस वाले क्षेत्र में गिनी नाम करके एक देश आ रहा है, ताकि वो आगे काम आएगा। क्योंकि आगे हम जब ज्योग्राफिकल डिवीजन देखेंगे तो यहाँ पे गिनी हाईलैंड्स हैं, गिनी की उच्च भूमि है, पठारी क्षेत्र है वहाँ पे। इस क्षेत्र में यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है वो नाइजर नदी निकलती है। इस तरीके से नाइजर नदी निकलती है, तो वो आगे काम आएगी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो है वो गिनी देश है, इधर नाइजर और नाइजीरिया 2 अलग अलग देश हैं। ओके, 2 अलग अलग देश हैं नाइजर और नाइजीरिया। चलो ये हुआ। अब हम चलते हैं मध्य अफ्रीका की साइड में। ठीक है, ये मध्य अफ्रीका है ये। ठीक है, मध्य अफ्रीका में चाड, ठीक है, मध्य अफ्रीका गणराज्य, ठीक है, कैमरून, गैबोन, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, ठीक है, उसके बाद में अंगोला। ये जो इम्पोर्टेंट देश हैं ये हमने यहाँ पे देख लिए। तो ये कौन से हो गए? मध्य अफ्रीका के देश हो गए। ठीक है, चाड, मिडिल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, गैबोन, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कांगो और अपना अंगोला। ठीक है, इनकी राजधानी भी आप नहीं देखें तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पूर्वी अफ्रीका की साइड में, बट उससे पहले हम ये वाला अपना हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बता दिया 4 देशों को मिलके। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया जिसकी राजधानी है अस्मारा, जिबूटी बहुत छोटा सा देश है लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये रणनीतिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पास में जो जल संधि है उसका नाम है बाब अल मंडाब। अगर जिबूटी के पास में वो बाब अल मंडाब जो जल संधि है उसको किसी भी तरीके से रोक दिया जाए तो ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो सकता है। इसलिए रणनीतिक रूप से जिबूटी काफ़ी इम्पोर्टेंट देश है। इवन इफ अगर आपको ध्यान हो तो इधर की साइड में यमन देश है,
ठीक है, वहाँ पे अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। तो भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत ने जिबूटी में अपना जो है वो बेस बनाया और इस तरीके से यहाँ से जो है वो पानी के रास्ते से लेके आए और जिबूटी से जहाज के थ्रू भारत लेकर के आ गया। तो जिबूटी से भारत के संबंध अच्छे भी हैं। इधर की साइड में इथोपिया और इधर की साइड में सोमालिया, तो इस वाले क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अन्य देश। दक्षिणी सूडान, ठीक है, जिसकी राजधानी है जूबा। उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम, जहाँ पे आके नीली नील और वाइट नील, ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल दोनों आके मिलती हैं। युगांडा, ये देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट देश हैं ये, क्योंकि युगांडा, केन्या, रवांडा, ये आप नाम बहुत बार सुनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा, केन्या की राजधानी है नैरोबी, युगांडा की राजधानी है कपाला, रवांडा इसकी राजधानी है किगाली, बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा। इधर के बाद में तंजानिया जिसकी राजधानी है डोडोमा, ठीक है। जाम्बिया जिसकी राजधानी है लुसाका। मालावी देश, ठीक है, मालावी देश की राजधानी है तिलोगम्बे, ये ध्यान नहीं रखें तो वो भी चलेगा, ओके। और मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो, ये है। मेडागास्कर इधर की साइड में, ये अपना द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी है अंतानारिबो, ओके। ये हो गए अपने पूर्वी अफ्रीका वाले देश। अब बात करते हैं दक्षिण में, तो नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, दक्षिणी अफ्रीका। बीच में अगर आप देखें तो ये चारों तरफ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से घिरा हुआ एक देश है जिसका नाम है लेसोथो। और इधर की साइड में एक देश देख रहे होंगे जिसे हम बोलेंगे स्वाजीलैंड, ठीक है। तो ये देशों के नाम जरूर ध्यान रखना। लेसोथो जो है वो पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है, एक देश के अंदर रहता है, ठीक है। चारों तरफ दक्षिणी अफ्रीका है लेकिन उसके बीच में एक देश है जिसका नाम है लेसोथो। और इसी तरीके से अगर स्वाजीलैंड को अगर आप देखेंगे तो स्वाजीलैंड जो है वो इस तरीके से नहीं है। स्वाजीलैंड जो है वो एक साइड में जो है वो मोजाम्बिक से जुड़ा हुआ है इस साइड में, ओके। तो स्वाजीलैंड पूरी तरीके से लैंडलॉक नहीं है, ओके। तो ये हो गए अपने जो 54 देश में से एक देश इधर की साइड में लगा लिया। इधर की साइड में 4 द्वीपीय देश हैं और इधर की साइड में 2 द्वीपीय देश हैं, तो 48 और 6 54 हो जाएंगे आपके, ओके। की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये 4 बार मैंने आपको बता दिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी और एरिट्रिया, ओके। दक्षिणी अफ्रीका का 54वां देश दक्षिणी सूडान है। एक्चुअली अफ्रीका का 54वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। इवन एक 55वां देश भी बन चुका है जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका नाम है पश्चिमी सहारा, ठीक है। लेकिन उसे अभी तक यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है। कौन सा वाला देश है? ये वाला देश है, ओके, जिसकी राजधानी है जलायुत है। बट कोई मैटर नहीं करता उसकी राजधानी, क्योंकि वो यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, ओके। तो ये दक्षिणी सूडान जो है वो यहाँ पे काफ़ी समय से जो है वो सूडान के बीच में, एक्चुअली में सूडान देश में ही आपस में संघर्ष चल रहा था। तो वहाँ पे उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान दोनों ही अलग हो गए। देखो, अफ्रीका जो महाद्वीप है वो अशिक्षित महाद्वीप है। आदिवासी लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। आदिवासी लोगों के साथ में वहाँ तानाशाह भी रहते हैं और विदेशी देश जो है वहाँ हस्तक्षेप भी करते रहते हैं पैसे के लिए, क्योंकि अफ्रीका में संसाधन बहुत अधिक हैं। इसलिए विदेशी देश वहाँ पे लोकल लोगों को अपनी साइड में करके एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं ताकि संसाधनों पे कब्जा किया जा सके। तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गृह युद्ध चलते रहते हैं। पूरे अफ्रीका में ज़्यादातर देशों में अब भी गृह युद्ध चल रहे हैं, ओके। वहाँ पे पूर्ण रूपेण जो है वो लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई अभी तक, उसमें टाइम लगेगा। पहले लोगों को शिक्षित होना होगा। अब आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, आदिवासी लोगों को विदेशी लोग ला के जाके लड़ा देते हैं, तो वो लड़ते रहते हैं बेचारे। तो ऐसे ही यहाँ पे ये वाला जो देश है सूडान वाला, जिसकी पहले ओरिजिनल राजधानी थी खार्तूम, तो वहाँ पे आपस में जो है वो गृह युद्ध चल रहा था और गृह युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा था। उसके बाद में 2 अलग अलग देश बन चुके हैं। एक्चुअली में 2 आदिवासी जो समुदाय है उनके बीच में गृह युद्ध चल रहा था। इनमें आपस में सब देशों में आपको मिलेगा, चाड में, कांगो भी अलग हुआ उसी तरीके से, क्योंकि गृह युद्ध चलते रहते हैं इसमें, ओके। और उसका कारण ये अशिक्षित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं और वो बस लड़ते रहते हैं, बस उस तरीके के, पढ़े लिखे नहीं है। और जिस समय वहाँ पढ़ाई लिखाई हो जाएगी उसके बाद में जो है वो डेवलप हो जाएंगे, इसलिए उसे भविष्य का महाद्वीप भी बोला जा रहा है, ओके। अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश, यानी पूरी तरीके से जो है वो अफ्रीका के जमीन के अंतर्गत हैं, वो किसी भी तरीके से जल से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये 11 देश से 14 देश हैं। ये नाम याद नहीं रखें तो भी चलाएगा। इस वाले मैप में अगर आप देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे लोकेशंस बनाई हुई हैं। इस तरीके से आप शुरू करेंगे, माली,
बर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया। चाड मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिणी सूडान, उधर की साइड में आप देखें इथोपिया। इथोपिया जो देश है ना वो समुद्र से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि बाद में यहाँ जिबूटी आ जाता है, तो इथोपिया। ओके, इधर नीचे चलते हैं तो दक्षिणी सूडान, इधर चलते हैं तो युगांडा, रवांडा, बरूंडी, ये जो देश हैं वो हैं। और नीचे की साइड में जाम्बिया, मालावी, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, ये जो देश हैं वो पूरी तरीके से लैंडलॉक हैं। और एक लेसोथो भी आपको शामिल करना होगा। यहाँ पे वही नाम लिखे हुए, दक्षिणी सूडान, नाइजर, लेसोथो, जाम्बिया, मालावी, रवांडा, स्वाजीलैंड, बर्किना फासो, मध्य अफ्रीका गणराज्य, माली, चाड, युगांडा, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इथोपिया, बरूंडी। वो मैप में मैंने अच्छे तरीके से आपको PDF दी हुई है, उसमें कवर किया हुआ है। ये हो गया अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब अफ्रीका के फिजिकल मैप की बात कर लेते हैं। ओके, देखो अफ्रीका का मैंने एक अच्छे तरीके से यहाँ पे फिजिकल मैप भी लगाया हुआ है। चलो पहले इस वाले मैप को देखते हैं। ये अपना गूगल मैप है। ओके, इस गूगल मैप में यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर किया गया है अफ्रीका को। देखो यहाँ पे आपको कुछ वाइट इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मरुस्थली भाग है, ठीक है, मरुस्थली भाग है। ये ऊपर से लिया गया है ना, तो आपको पता चल रहा होगा। तो मरुस्थली भाग है और इस पूरे को बोला जाता है सहारा डेजर्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसमें 11 देश के आसपास जो है वो कवर हो जाते हैं, 10-11। तो ये सहारा डेजर्ट है। लेकिन ये जो है बोलने को ओवरऑल हम बोल देते हैं सहारा डेजर्ट, लेकिन उसके भी कुछ भाग हैं अलग अलग, वो हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। ओके, उसके बाद में एक चीज़ आप और ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसमें से भूमध्य रेखा जा रही है बीचों बीच में से, तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में एक तो गर्मी अधिक होती है, यहाँ पे बारिश भी अधिक होगी, ठीक है। गर्मी अधिक होगी तो वो जो है समुद्र के पानी को ऊपर उठा के ले जाएगी, ऊपर उठा के ले जाएगी तो अधिक बादल बनेंगे, तो बारिश भी अधिक होगी। तो यहाँ पे बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं। और निश्चित सी बात है, गर्मी अधिक होती है तो वहाँ लोगों का कलर भी जो होता है वो ब्लैक टाइप में होता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी अधिक होती है और टेम्परेचर भी अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ब्लैक कलर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे घने घने जंगल पाए जाते हैं। उसके अलावा अफ्रीका में इम्पोर्टेंट झीलें पाई जाती हैं। और इम्पोर्टेंट झीलें तो क्या, उसमें आप सबसे बड़ी चीज़ अगर देखें तो ये अफ्रीका को मैंने बताया था कि अफ्रीका जो है वो टूट रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिफॉल्ट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फॉल्ट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो भ्रंश घाटी बन रही है। तो अफ्रीका वो टूट रहा है, तो टूटने वाले क्षेत्रों में बहुत सारी झीलें बन चुकी हैं। ओके, तो वो जो है वो महान भ्रंश घाटी के नाम से जानी जाती है। ओके, आने वाले टाइम पे ये भाग अलग होकर के एक अलग से ही एक या तो मेडागास्कर की तरह देश बन जाएगा या अलग से ही एक पूरा महाद्वीप बन जाएगा। तो ये अफ्रीका का भाग जो है वो टूट रहा है। ओके, तो ये तो हमने गूगल मैप वाला देखा। एंड उसके अलावा भी मैं आपको एक फिजिकल मैप जो है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला आप मैप देखिए। ओके, इस मैप में आप भी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पर्वत दिख रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। ये पर्वत, तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला है जिसे हम एटलस के नाम से जानते हैं। तो अफ्रीका का सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला जो है वो एटलस है। अब एटलस भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जैसे हिमालय तो हम बोल देते हैं, फिर हिमालय को हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, जो मध्य हिमालय, शिवालिक रेंज, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, तो हाईएस्ट रेंज। इस तरीके से एटलस के भी 4 भाग बने हुए हैं, वो हम देख लेंगे। ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा मैंने बताया था कि सहारा डेजर्ट है, लेकिन इसमें बीच बीच में उठा हुआ आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र है, इसे बोला जाता है गिनी हाईलैंड, गिनी उच्च भूमि। ओके, तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ओके, इस वाले क्षेत्र से जो है वो नदियाँ निकलती हैं। अब नीचे की साइड में आए तो मैंने बताया कि जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है उसके चारों तरफ बारिश अधिक होती है, बारिश अधिक होती है तो पहाड़ों की साइड से वो नदियाँ निकल के आती हैं। तो इसमें बहुत सारी नदियों का जाल पूरा हुआ आपको दिख रहा होगा। ओके, इस क्षेत्र में ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया कि टूट के अलग हो रहा है, तो टूट के अलग हो रहा है तो बीच बीच में गड्ढे हो गए हैं, तो उन गड्ढों में पानी भर गया है, तो वहाँ बड़ी बड़ी झीलें बन गई, लंबी लंबी झीलें बन गई हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अपना ग्रेट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली जो है वो बन रही है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। ये आप देख लीजिए, नीचे की साइड में फिर उच्च भूमि आ जाती है, बीच में आपको यहाँ दिख रहा होगा बहुत घना जंगल भी है, ठीक है, सवाना वन मैदान पाए जाते हैं। ओके, तो एक एक करके हम ज्योग्राफिकल रीजन यहाँ पे कवर करते हैं। पहली बात तो एटलस पर्वत ऊपर पाया जा रहा है, उसके जस्ट नीचे टैडमेट का पठार भी पाया जाता है। यहाँ बीच में आप ताहत पर्वत याद कर सकते हैं,
सहारा मरुस्थल काफ़ी बड़ा है, उसके अलावा लीबियाई मरुस्थल भी सहारा का भाग है, ईस्टर्न मरुस्थल भी है और नूबियन मरुस्थल भी है। एक्चुअली में ये सब जो है हम सहारा मरुस्थल में शामिल कर लेते हैं। फिर भी लीबिया देश वाले मरुस्थल को हम लीबियन मरुस्थल बोलते हैं। उसके पास में ईस्टर्न मरुस्थल है, नूबियन मरुस्थल है। ओके, इधर की साइड में बीच में अगर देखेंगे तो जोस पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे कांग पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका के वेस्ट में। ओके, यहाँ पे गिनी उच्च भूमि है, लोमा पर्वतमाला है, गिनी उच्च भूमि है, और यहाँ पे एक जो है वो पठार है, उसका नाम है फोटा जलौन करके एक पठार है, वहाँ से जो है वो नाइजर नदी निकलती है। उधर की साइड में कैमरून है। ओके, कैमरून पर्वत सीरीज, एंड बीच में अगर देखेंगे तो मेरू पर्वत, एल्गन पर्वत, मितुम्बा पर्वत। अब इनकी आपको लोकेशन याद नहीं करनी है, नहीं रट सकते ना इतनी सारी चीज़ें, कितना रटोगे आप, ठीक है। ऐसे पर्वत तो अफ्रीका में एक ये 10-5 थोड़ी हैं, अफ्रीका में तो हजारों पर्वत हैं, अब उन सब के नाम थोड़ी रट पाओगे, 10-5 तो यहाँ लिखे हुए हैं। बस इतना ध्यान रखना कि कोई पूछ ले माउंट केन्या कहाँ पे है तो बोले अफ्रीका में, बोले एल्गन पर्वत कहाँ पे है तो वो अफ्रीका में। नाम ध्यान कर लेना, लोकेशन नहीं रटनी है कि कहाँ पे, लोकेशन बिल्कुल भी नहीं रटनी है। ओके, ऐसे ही रुवेंजोरू पर्वत भी है यहाँ पे। ओके, रुवेंजोरू पर्वत भी है, किलिमंजारो पर्वत है यहाँ पे, कटंगा पठार है, बाई पठार है, मुचिंग श्रेणी है, माटापो हिल्स है, कालाहारी मरुस्थल है, नाबी मरुस्थल है, और नीचे की साइड में डेक्कन बर्ड्स पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो है वो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके कुछ पर्वत श्रृंखला, पठार और यहाँ पे मरुस्थल दिए हुए हैं। अब एक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अफ्रीका महाद्वीप से प्रमुख अक्षांश कौन कौन से गुजर रहे हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों गुजर रही हैं। सवाल ये बनता है कि कितने देशों से होके गुजर रही है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, और इसे याद करने का आप इस तरीके से ले लीजिए, शुरुआत कर दीजिए आप मकर रेखा से, नीचे से, एक्चुअली में नीचे से शुरुआत कीजिए। सबसे नीचे होती है मकर रेखा, ठीक है, उससे ऊपर होती है भूमध्य रेखा और सबसे ऊपर होती है कर्क रेखा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बनाऊँ ये वाला, जैसे ये हो गई भूमध्य रेखा, यहाँ पे हो गई कर्क रेखा और यहाँ पे हो गई मकर रेखा, इस तरीके से। तो ये मकर रेखा 5 देशों से गुजरती है, ऊपर आएंगे तो 6 देशों से भूमध्य रेखा, और ऊपर आएंगे तो 7 देशों से अपना कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब इन देशों के नाम भी हम देखेंगे, बट इस तरीके से शुरू करते हैं। यहाँ मैप में देखते हैं देशों के नाम। ओके, लेट मी सी यू मैप। ये अपना मैप है, अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं डॉटेड करके ये जा रही है लाइन, ये अपनी कर्क रेखा, ये डॉटेड लाइन करके जो जा रही है। तो कर्क रेखा की शुरुआत करते हैं। कर्क रेखा 7 देशों से, एक्चुअली में नीचे से शुरुआत करते हैं ताकि आपको 5, 6 और 7 का सीरीज याद रहे, या वो ऊपर से ले लें तो 7 देशों से कर्क रेखा, बीच वाली 6 देशों से और नीचे वाली 5 देशों से। तो ट्रिक के रूप में याद कर लिया। बाकी मैप में आप लोकेशंस आप देख लीजिए, नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे देशों के। ओके, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं कर्क रेखा से। एक तो हो गया वेस्टर्न सहारा, उसके बाद में दूसरा हो गया मोरिटोनिया, तीसरा हो गया माली, चौथा हो गया अल्जीरिया, 5वां हो गया नाइजर, 6वां हो गया लीबिया और 7वां हो गया इजिप्ट। एक्चुअली में ये चार्ट नाम के देश से गुजर नहीं रही, तो ये आपको की पॉइंट ध्यान रखना होगा, चार्ट से ऊपर होके जाती है थोड़ी सी। ओके, यहाँ मैप में शायद इनसे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ होगा। ओके, तो ऊपर कर्क रेखा 7 देशों से होके गुजर रही है। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा की, तो ये रही अपनी इक्वेटर लाइन, ये 6 देशों से गुजरती है। ओके, शुरू करते हैं। पहला देश गैबोन, दूसरा देश कांगो, तीसरा देश कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, जिसे जायरे देश के नाम से भी जाना जाता है। चौथा देश अपना युगांडा, 5वां देश अपना केन्या और 6वां देश अपना सोमालिया, ठीक है, ये वाला देश सोमालिया। तो 6 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, की पॉइंट आपको याद रखना है। और 5 देशों से अपनी मकर रेखा गुजरती है। 5 देश कौन से हुए? नामीबिया पहला, क्योंकि नामीबिया से जा रही है, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा साउथ अफ्रीका, ये वाला यहाँ तक आता है साउथ अफ्रीका, चौथा मोजाम्बिक, ठीक है, और 5वां मेडागास्कर। 5 देशों से जो है वो अपना मकर रेखा गुजर रही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, कैसे भी याद कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे विषुवत रेखा जो है वो 6 देशों से, तो सबसे ऊपर आती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा का शुरू करते हैं। ओके, पश्चिमी सहारा, मोरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और नाइजर में मैप में दिखा सको आप। ओके, विषुवत रेखा पे 6 देश कौन कौन से? गैबोन, कांगो, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया। मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इन देशों से ये मकर रेखा जो है गुजर रही है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, आप एक चीज और ध्यान रखें, ये जो भूमध्य रेखा है
और इधर की साइड में ऊपर से आने वाली जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो है वो अफ्रीका में अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल रही है। ठीक है, ये ऊपर से जो रेखा आ रही है ना, ये वाली रेखा, ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं, ये है अपनी 0 डिग्री और ये है अपनी इक्वेटर लाइन। तो ये जो है वो अटलांटिक महासागर में मिल रही है। तो ये भी की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की नदियों के बारे में। इंपॉर्टेंटली आप 4-5 नदियों के नाम याद रख लें, वही काफ़ी है। बाकी अफ्रीका में मैप में आपको दिखाया, संख्या हज़ारों से ज़्यादा होगी नदियों की, तो आप वो सब याद भी नहीं कर सकते। 5 या 6 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं नहीं, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल से नहीं हो, तो इसलिए इतनी ज़्यादा नदियों के बारे में पढ़ना नहीं होगा। इंपॉर्टेंट नदियों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील पाई जाती है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया झील है। ओके, क्षेत्रफल उसका काफ़ी बड़ा है। ओके, इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकल रही है जिसे बोला जाता है व्हाइट नाइल। ठीक है, व्हाइट नाइल करके एक नदी निकल रही है इस तरीके से। इधर की साइड में अगर आप देश देखेंगे तो इथोपिया देश में एक झील है जिसका नाम है टाना झील। इस टाना झील से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है बिडू नील। ठीक है, नीली नील नदी। ये दोनों यहाँ पे आकर के मिलती हैं। ये अपना सूडान की राजधानी है जिसका नाम है खार्तूम। वहाँ से फिर ये ऊपर की साइड में चलती हुई मिस्र नाम के एक देश से होके जाती हैं और ये अपना भूमध्य सागर में अपना जल जो है वो छोड़ देती है। ओके, तो ये नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है ये विश्व। ठीक है, तो इससे लंबी पूरे विश्व में कोई नदी नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अब्बा क्षेत्र की बात करें तो अब्बा क्षेत्र के मामले में अमेजन नदी आने वाली है जो दक्षिणी अमेरिका में। तो वो क्षेत्रफल की और अब्बा क्षेत्र के बारे में जो है वो अमेजन नदी होती है। तो नील नदी के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। विक्टोरिया झील से निकल रही है व्हाइट नाइल यानी सफ़ेद नील, और टाना झील से निकल रही है नीली नील। दोनों खार्तूम में आके मिल जाती हैं और ये मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में चली जाती हैं। तो पहली नदी जो हो गई वो आपकी हो गई नील नदी। ओके, दूसरी नदी बात करते हैं। दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं कांगो नदी। कांगो नदी इस तरीके से और ये इस तरीके से जाके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर रही है। ओके, नाइजर की बात करें तो गिनी हाईलैंड से निकलती है और इस तरीके से निकल के और अपना दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाके गिर रही है। तो नाम आप याद रखना, नील नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी। उसके बाद में 2-3 इंपॉर्टेंट नदी और हैं। एक है जाम्बिया नदी। ठीक है, ये अपने दक्षिणी अफ्रीका वाले क्षेत्र में और ये अपना मोजाम्बिक चैनल में अपना पानी गिर रही है। एक है ऑरेंज नदी। ओके, और एक है लिम्पोपो नदी। ठीक है, अब देखो इनकी प्रॉपर लोकेशन तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि लिम्पोपो नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं पता होना चाहिए, ना ही देश के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब इनमें से आप 1-2 नदियों के बारे में और कुछ की पॉइंट देखें तो यहाँ से जो है वो भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? वो है कांगो नदी। ठीक है, इधर से जा रही है और एक बार यहाँ काट दिया और एक बार यहाँ काट दिया। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो नदी। इसी तरीके से आप देखेंगे नीचे की साइड में मकर रेखा गुजरती है, तो वो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इंपॉर्टेंट नदियों के नाम आप ध्यान रखें, तो नील, नाइजर एंड एक में मैप लेता हूँ कांगो। ठीक है, लिम्पोपो, ऑरेंज, ये इंपॉर्टेंट नदियां हो गई। ओके, अब झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट झील हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो ज़्यादातर झीलें जो हैं वो अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी बनी हुई है उसी में है। ठीक है, वो गड्ढे बने हुए हैं उन्हीं के अंतर्गत है। लाइक ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो तो ये टंगानिका झील आप देख रहे होंगे। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, विश्व की सबसे लंबी झील। बड़ी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लंबी बोल रहा हूँ उसे। बड़ा होना और लंबा होना दोनों में अंतर है। बड़ा होना यानी क्षेत्रफल अधिक होना। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो है विक्टोरिया झील। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी जो झील है वो है टंगानिका झील। ये अपना अफ्रीकन की जो रिफ्ट वैली है उसमें आती है। उसके अलावा न्यासा झील। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट झील हुई। उसके अलावा अगर बात करें तो टाना झील, एक हुई विक्टोरिया झील, एक हुई चाड झील। ये बस नाम याद रखने बस, और कुछ नहीं। ये बस आपको पता होना चाहिए कि इस नाम से एक जो है वो झील है और वो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ओके, ये हो गए अपने
कवर्ड झीलें। तो अफ्रीका की 5 बड़ी झीलें कौन कौन सी हुई? विक्टोरिया, ये पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये इंपॉर्टेंट बात है। विक्टोरिया जो झील है वो 3 देशों में, युगांडा, केन्या और तंजानिया। एक्चुअली में एरिया इसका अन्य देशों तक भी जाता है, 2 और देशों तक जाता है, लेकिन वो जो है वो आज के टाइम पे उतना पानी वहाँ नहीं रहा है, तो यही आपको ध्यान रखना है। युगांडा, केन्या और तंजानिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर रिपीट कर रहा हूँ। विक्टोरिया झील 3 देशों में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये ध्यान रखना है। टंगानिका झील कांगो और तंजानिका में है। न्यासा झील मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में है। 4 झील 4 देश में है। और नासिर झील ये अपना बांध से निर्मित झील है, ये अपने मिस्र के अंतर्गत है। ओके, और यहाँ पे प्रमुख बांध करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे है। आसवान बांध मिस्र में नील नदी पे बना हुआ है। ओवन बांध ओवन जलप्रपात के समीप है, ये अपनी श्वेत नील यानी व्हाइट नील नदी पे। कैंजी बांध ये नाइजर नदी पे, ध्यान रखना, कैंजी बांध नाइजर नदी पे। इंगा बांध कांगो नदी पे। कहोर बस्सा बांध ये मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पे। सेन्नार बांध सूडान में नीली नदी पे। और अकोसोमो बांध ये घाना में बोल्टा झील के पास में यहाँ पे निर्मित है, बोल्टा नदी पर। ओके, तो ये अपने बांध भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो एक बार और देखते हैं। प्रमुख पर्वत, पठार, चोटियाँ, वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ देख लीजिए, ये वाला कौन सा हिस्सा हुआ? एटलस। मैंने बोला था कि चीज़ों को मैं 2 या 3 बार रिपीट करूँगा आपके लिए, तभी आप याद कर पाएंगे। ये कौन सा क्षेत्र है अफ्रीका के उत्तरी भाग में? एटलस वाला हिस्सा। ओके, यहाँ पे गिनी हाईलैंड्स है, यहाँ पे फाउटा जलोन करके पठार है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में इथोपिया पठार है, यहाँ पे जोस पठार है, यहाँ पे रूबनजोरी पर्वत है, इसके पास में माउंट केन्या है, इसके पास में माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया करके देश में आती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में आता है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो में ही है। ओके, उसके मेडागास्कर में मालागास्की पठार पाए जाते हैं, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं, मेडागास्कर में मालागासी पठार। ओके, कटंगा पठार इधर की साइड में है। ओके, इधर की याद इस जगह पे है, उसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी। यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है मिटुम्बा पर्वत श्रेणी। इस जगह पे जो पठार है उसका नाम है बाई का पठार या बी का पठार, इस तरीके से बाई का पठार। और यहाँ पे जो है वो माउंट कैमरून। तो लोकेशन ध्यान नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्वतों के नाम और पठारों के नाम आप बस इतना ध्यान रख लेना कि ये अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, प्रमुख नदी, जलप्रपात और झीलें, ये भी दोबारा देख लेते हैं। मैंने बताया था कि विक्टोरिया झील जो कि 3 देशों में मैंने बताई थी, तंजानिया, युगांडा और केन्या। 3 देश मैंने क्लियरली बताए थे, तंजानिया, युगांडा और केन्या। याद रख लेना, एग्जाम में 50 बार पूछा जा चुका है। विक्टोरिया झील किन किन देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, केन्या और युगांडा। ओके, यहाँ से जो है वो व्हाइट नील नदी निकल रही है, ठीक है, सफ़ेद नील नदी निकल के ऊपर की साइड में जा रही है इस तरीके से। ओके, इधर की साइड से नीली नील नदी आ रही है ये अपनी, और ये ताना झील से निकल रही है इथोपिया नामक देश से। तो ये ब्लू नील है और ऊपर से जो आई है वो व्हाइट नील है, दोनों मिल रही हैं सूडान में खार्तूम नाम की एक जगह पे, ठीक है। और इजिप्ट में यहाँ पे आसवान बांध बना हुआ है, जिसके पीछे की साइड में जो जल इकट्ठा हुआ है उसे नासिर झील भी बोला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट झील भी है और बांध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जहाँ पे ये अपना जल छोड़ती है भूमध्य सागर में, वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। तो ये की पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। ओके, उसके बाद में इधर को आपको ध्यान रखना है, कांगो नदी जो है वो कटंगा पठार से निकलती है और इस तरीके से घूमते हुए वापस नीचे, और ये अपना अटलांटिक महासागर में अपना जल छोड़ देती है, ठीक है। तो इस पे 2 जलप्रपात बने हुए हैं, वाटरफॉल। देखो यहाँ पे मैंने बताया था अफ्रीका जो महाद्वीप है वो एक तरीके से पठार ज़्यादा हैं उसमें, तो बहुत अधिक पठार हैं, तो पठार अधिक हैं तो वहाँ पे जलप्रपात यानी वाटरफॉल भी अधिक पाए जाएंगे। तो अफ्रीका में हर नदी पे आपको वाटरफॉल मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेनले जलप्रपात और लिविंग स्टोन जो वाटरफॉल है वो कौन सी नदी पे है? वो कांगो नदी पे। कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कांगो से होकर या जायरे देश से होकर बह रही है। कांगो देश बोल लो या जायरे देश बोल लो, उससे बह रही है, तो इसलिए उसे कांगो नदी या जायरे देश। और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ओके, ऊपर की साइड से बात करें, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में मैंने आपको बताया गिनी आइलैंड, वहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नाइजर नदी, और उस पे बांध बना हुआ है, उसका नाम है कैंजी बांध। थोड़ी देर पहले भी बताया था नाइजर नदी पे कैंजी बांध बना हुआ है। ओके,
इधर की साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने विक्टोरिया झील बता ही दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक जो देख पा रहे हैं नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। अच्छा, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। विक्टोरिया झील तो ये हो गई, ठीक है, यहाँ पे 3 देशों में, तांजानिया, केन्या और युगांडा में। लेकिन ये जो जाम्बिया नदी आप देख रहे हैं, जाम्बेजी नदी, ठीक है, इस जाम्बेजी नदी पे यहाँ पे एक वाटरफॉल है और उस वाटरफॉल का नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया झील अलग है और विक्टोरिया वाटरफॉल अलग है। वाटरफॉल यानी पानी का ऊपर से नीचे गिरना, तो विक्टोरिया वाटरफॉल जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। ओके, एक ही पॉइंट याद रखना है। नीचे की साइड में ये नदी हो गई लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काट रही है। ओके, और एक पॉइंट आप याद रखें, जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध भी है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध भी है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लेना कैसे भी करके। एंड ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ तो हो जानी चाहिए। ऑरेंज नदी नीचे की साइड में, और इस ऑरेंज नदी वाले क्षेत्र में यूरेनियम के अधिक भंडार हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसे 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज कराया आपको। थोड़ा की पॉइंट देखते हैं। विक्टोरिया झील ये 3 देशों में है, काफी बार बताया। भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच में होकर गुजरती है, ये भी की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये भूमध्य रेखा गुजर रही है ना, यहाँ पे अपनी विक्टोरिया झील है, तो भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के बीच में से निकल रही है, तो ये ध्यान रख लेना कौन सी झील के बीच में से भूमध्य रेखा पार होती है, तो विक्टोरिया झील के। ओके, उसके बाद में श्वेत नील नदी यहाँ से निकलती है। ओके, अब नील नदी के की पॉइंट देखते हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, बड़ी नहीं लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, सबसे लंबी नदी है, ठीक है, बड़ी तो क्षेत्रफल में हो जाता है, सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। बड़ी का मतलब होता है आपात क्षेत्र की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी हुई, तो वो जो नदी निकल के आती है वो नदी होती है अपनी अमेजन नदी। ओके, नीली नील ताना झील से निकलती है, इथोपिया से, और आसमान बांध जो है बना हुआ है वो सूडान वाले क्षेत्र में। एक्चुअली में आसमान बांध जो है वो आई थिंक ये जो बना हुआ है मेरे हिसाब से मिस्र में बना हुआ है। ओके, आसमान बांध जो है वो मिस्र में बना हुआ है, तो ये की पॉइंट आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। आसमान बांध कहाँ पे बना हुआ है, मिस्र में बना हुआ है, और ये अपना नील नदी पे बना हुआ है। ओके, ये दोनों मिलकर के खार्तूम में आ जाती हैं। ओके, दूसरी नदी जायरे नदी या कांगो नदी। ओके, ठीक है, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, फाउटा जलोन क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, ये एक्चुअली में यहाँ पे मैंने इसे गलत लिख दिया है। ओके, ये गलत है, यहाँ पे फाउटा जलोन से ये नहीं निकलती है जायरे नदी। ओके, अमेजन के बाद विश्व की द्वितीय विशालतम अपवाद क्षेत्र वाली नदी है ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। देखो जायरे नदी मैं आपको बता देता हूँ, ये नदी है जायरे नदी, इस तरीके से कांगो नदी, ठीक है, तो यहाँ पे फाउटा जलोन मैंने गलत लिख दिया, फाउटा जलोन से जो निकलती है वो अपनी नाइजर नदी, तो कटंगा पठार से निकलती है अपनी जायरे नदी, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, कटंगा पठार से निकल रही जायरे नदी। ये अफ्रीका की दूसरे नंबर की है लंबाई के मामले में, और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, अपवाद क्षेत्र की बात करें, तो अमेजन के बाद दूसरी नदी आ जाती है अपनी जायरे नदी। अफ्रीका की सर्वाधिक नौकागम्य नदी है ये, यहाँ पे सर्वाधिक नौकागम्य नदी है, तो व्यापार जो है वो इस क्षेत्र में अधिक हो सकता है आने वाले समय पे। विषुवत रेखा 2 स्थानों पे इसे काटती है। ओके, स्टैनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पे स्थित है, तो ध्यान रख लेना, कभी पूछा जाए स्टैनले वाटरफॉल का कौन सी नदी पे है, तो वो कांगो या जायरे नदी पे है। ओके, कटंगा वाले पठार क्षेत्र से निकल रही है। ओके, एंड 2 बार जो है वो मध्य रेखा को काट रही है। जाम्बेजी नदी, इस पर विक्टोरिया जलप्रपात है, आप ध्यान रख लेंगे। ओके, ऑरेंज नदी ये साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में सबसे बड़ी है, तो ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है नहीं। नाइजर नदी ये तीसरी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका के अंतर्गत, तो ये नदियां हैं हमने क्लियरली आपको याद करा दी। दोबारा मैं बोल देता हूँ, आपको कौन कौन सी नदियों के नाम ऐसे पता होना चाहिए। नील नदी, ठीक है, नील नदी का की पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, एक यहाँ करके बोल देता हूँ। विक्टोरिया झील से सफ़ेद निकलती है और ताना झील से नीली निकलती है, अगला खार्तूम में आके मिल जाती हैं। ओके, आसमान बांध जो है वो बना हुआ है, उसके पीछे की साइड में नासिर झील है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, वहीं पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट बना हुआ है। तो ये तो हो गया अपना नील नदी का। ओके, अगला हम बात करते हैं कांगो नदी का, ठीक है, ये बीचों बीच वाला क्षेत्र, यहाँ से निकल के जाती है ना, ये इस तरीके से वो मध्य वाला क्षेत्र, तो भूमध्य रेखा जो है वो 2 बार काटती है इसे। ओके, तो कांगो नदी ये लंबाई की दृष्टि से अफ्रीका में सेकंड है, नील नदी विश्व में सबसे फर्स्ट है, अफ्रीका में भी फर्स्ट होगी ऑलमोस्ट, जब विश्व में है तो अफ्रीका में होगी, ठीक है। अपवाद क्षेत्र में ये अमेजन के बाद में सेकंड आ रही है विश्व के अंतर्गत, ठीक है, कटंगा पठार वाले क्षेत्र से निकल रही है। ओके, स्टैनले, लिविंगस्टोन,
जो जलप्रपात हैं वो इसी पे हैं। एंड ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और नौकागम्य झील है ये वाली जो आपने देख ली। ओके, तीसरी नदी आपको ध्यान रखनी है नाइजर नदी। ठीक है, नाइजर नदी यहाँ से निकल के जाती है इस तरीके से नाइजीरिया और नाइजर में। ओके, तो नाइजर नदी के बाद याद रख लेना ये 3rd नंबर पे लंबाई के मामले में आ रही है। ठीक है, ये गिनी हाईलैंड और फाउटा जलन वाले क्षेत्र से निकल रही है। ओके, एंड यहाँ पे पुराने समय पे काफ़ी जो है वो स्लेब्स वगैरह और उनका ट्रेड किया जाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो ट्रेड इधर की साइड में ही है। ओके, एंड उसके बाद में आपको 2 नदियाँ, ऑरेंज नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी। ओके, और शायद ही इम्पोर्टेंट कोई नदी इसमें बची है, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी और जाम्बेजी नदी, ये आपको ध्यान रख लेना है। ओके, झीलों के बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे विक्टोरिया झील है, मीठे पानी की झील है ये। केन्या में कीबू झील है। इथोपिया में ताना झील है। इधर नासिर झील है जो कि आसवान बांध के पास में बनी हुई है। इधर चाड देश में चाड झील है। ओके, और इधर की साइड में आप देखेंगे तो मालावी में मालावी झील है, और एक टंगानिका मैंने आपको बताया था सबसे लंबी झील है। ठीक है, तो टंगानिका भी इंपॉर्टेंट है। तो चाड झील नाम ध्यान रखने, विक्टोरिया झील 3 देशों के नाम, टंगानिका, जायरे, तंजानिया। ऐसा नहीं है सिर्फ जायरे तंजानिया से, इसमें आपको मैं अपने देशों के नाम बता देता हूँ। यहाँ जायरे, तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया 4 देशों के नाम आप याद रखेंगे उसमें। मालावी झील, ताना झील इथोपिया में, कीबू झील अपना केन्या के अंतर्गत। मरुस्थल की अगर बात करें तो ऊपर की साइड में सहारा डेजर्ट है, नीचे की साइड में नाबीब डेजर्ट है, और उससे नीचे जाते हैं तो कालाहारी डेजर्ट है जहाँ पे शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं और बुशमैन और बंतु जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये ध्यान की पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला की पॉइंट है। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है, बुशमैन और बंतु जनजाति वहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, ये इधर की साइड में बेंगुएला ठंडी जलधारा बहती है। ठंडी जलधारा जहाँ के पास में बहती है तो उस जगह पे क्या होता है, ठंडी जलधारा होने के कारण बाष्पीकरण नहीं हो पाता है, बादल नहीं बन पाते हैं। जब बादल नहीं बन पाते हैं तो आसपास वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे इसलिए मरुस्थल बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे भूमध्य रेखा गुजर रही है तो इस जगह क्षेत्र पे जो काफ़ी बारिश होती है। ओके, तो ये 3 आप याद रख लेना। क्या 3 नाम याद रखने, सहारा मरुस्थल, नाबीब और कालाहारी। कालाहारी के पॉइंट भी आपको ध्यान रखने, शुतुरमुर्ग पक्षी और उसके अलावा बुशमैन और बंतु जनजाति। अगर बात करें खनिज और ऊर्जा संसाधन की तो अफ्रीका पूरे विश्व में सोना, हीरा और प्लेटिनम के मामले में नंबर 1 है। विश्व के हीरा में अगर बात करें तो 95% अफ्रीका से ही मिलता है। किम्बरले की खान जो है वो साउथ अफ्रीका में और विश्व की सबसे बड़ी खान है, इसलिए इधर की साइड में किम्बरले जो शहर है उसे सिटी ऑफ डायमंड भी कहा जाता है। ओके, जोहान्सबर्ग से सोने की खान है तो इसलिए स्वर्ण शहर भी उसे कहा जाता है। ये दोनों ही दक्षिणी अफ्रीका वाले क्षेत्र में। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, उसके अलावा जोहान्सबर्ग जो है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। कुछ इंपॉर्टेंट बात और अफ्रीका में कुछ पाए जाते हैं, लाइक यूरेनियम के भंडार काफ़ी मात्रा में, इसलिए यूरेनियम आने वाले टाइम पे अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। यूरेनियम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज के समय पे जो अपनी परमाणु की ऊर्जा है उसके लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। भारत में यूरेनियम के भंडार उतने पर्याप्त नहीं है तो अन्य देशों पे डिपेंड रहना पड़ता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। अगर हम अफ्रीका में यूरेनियम को जो है वो निकालने में सक्षम हो जाते हैं तो हमारे लिए यूरेनियम की उपलब्धता हो जाएगी। क्रोमियम भी अफ्रीका में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उद्योग की बात करें तो अफ्रीका आपको पता ही चल गया होगा कि डेवलप्ड तो है नहीं, विकसित तो है नहीं, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा उद्योग नहीं पाएंगे। फिर भी कुछ एक क्षेत्र हैं लाइक प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, बर्लिन क्षेत्र है, यहाँ पे उद्योग क्षेत्र हैं। केप टाउन, ये मतलब ये मान के चलिए ये वाला हिस्सा साउथ वाला, नीचे की साइड वाला जो हिस्सा है साउथ वाला, यही डेवलप्ड है ओनली, और बाकी नहीं है। ओके, मिस्र वाला क्षेत्र भी डेवलप्ड है, दक्षिण अफ्रीका वाला भी, और नाइजीरिया वाला ये थोड़ा थोड़ा ये डेवलप है। ओके, यहाँ मैप में मैंने आपको दिखाया हुआ है। तेल उत्पादक देश भी, तेल भी निकलता है, क्योंकि ये वाला जो आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे मैंने बताया सहारा मरुस्थल है, तो यहाँ पे डेजर्ट में जो है वो तेल का उत्पादन यानी ऑयल निकाला जाता है, पेट्रोल डीजल का जो कच्चा तेल होता है वो निकाला जाता है। तो लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया ये ऊपर वाले देश, ठीक है, जैसे MATLE, तो इनमें से ये ऊपर वाले जो देश हैं इनमें जो है वो ऑयल निकाला जाता है, कच्चा ऑयल निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी ताड़ का तेल निकाला जाता है, ये अपना नाइजर नदी घाटी में, और यहाँ पे पेट्रोलियम भंडार भी हैं। ओके, कटंगा में तांबे के भंडार हैं, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। कटंगा पठार जो है वहाँ ताम्र के भंडार हैं।
एंड इधर की साइड में बात करें तो इथोपिया में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक किया जाता है और केन्या में चाय का उत्पादन अधिक किया जाता है। 2 की पॉइंट और ध्यान रखने हैं आपको, छोटे छोटे द्वीप हैं, एक का नाम है पेम्बा, एक का नाम है जंजीबार। की पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक लौंग उत्पादन किया जाता है, छोटे छोटे द्वीप हैं ये। ओके, पेम्बा और जंजीबार की पॉइंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से द्वीपों पे या जो है वो सर्वाधिक लौंग का उत्पादन होता है, तो वो है पेम्बा और जंजीबार, छोटे छोटे 2 द्वीप हैं। ओके, अपना जिम्बाब्वे में बंकी क्षेत्र है जहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन की अधिक संभावना है। वेट वाटरसलैंड यहाँ पे स्वर्ण भंडार है और जोहान्सबर्ग क्षेत्र जो है वो इसी जगह पे है। ओके, ऑरेंज फ्री स्टेट मैंने आपको बताया था, ऑरेंज नदी वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे यूरेनियम जो है वो अधिक मात्रा में मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों पे मक्का त्रिभुज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ मक्का का उत्पादन होता है। तो ये अफ्रीका के जो खनिज हैं वो हमने देख लिए। घास के मैदान के बारे में तो आप बस इतना याद रख लेना, सवाना घास के मैदान, ठीक है, और बेल्ट्स घास के मैदान, 2 ही याद रख लेना। सवाना तो हो गया अपना भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र, भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, ओके, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और बेल्ट्स घास के मैदान जो है वो यहाँ पे अपने दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में ये शीतोष्ण घास के मैदान है। जनजातियाँ भी आपको ध्यान रखनी होंगी, अफ्रीका में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। बुशमैन जनजाति और जुलू जनजाति ये काला आरी मरुस्थल में पाई जाती है, यानी बोत्सवाना नाम के देश के आसपास में पाई जाती है। पिग्मी और बंतु जनजाति कांगो गणराज्य में पाई जाती हैं। ये ध्यान भी नहीं रखो तो भी चलेगा देशों के नाम, बस आप इतना याद रख लेना, बुशमैन, जुलू ये काला आरी मरुस्थल में पाई जाती हैं, पिग्मी और बंतु। उसके अलावा हाउसा और फलानी जनजातियां जो पाई जाती हैं वो नाइजीरिया में पाई जाती हैं। हाउसा जनजाति जो होती है वो कृषक होती है और फलानी जनजाति जो होती है वो पशुपालक होती है। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। मसाई जनजाति उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है और हिम्बा जनजाति भी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट करा दिया है। ये की पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आप खुद से पढ़ना। ओके, इनमें मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो आप खुद से पढ़ना। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ओके, ये नील नदी के बारे में बता दिया, कांगो नदी के बारे में बता दिया, जाम्बेजी के बारे में बता दिया, ऑरेंज बता दिया, नाइजर बता दिया, लिम्पोपो बता दिया। जलप्रपातों की बात करें तो विक्टोरिया जलप्रपात मैंने आपको बता दिया जाम्बेजी नदी पे, स्टेनले जलप्रपात मैंने आपको बता दिया कांगो नदी पे है। ओके, कांगो और जायरे एक ही बात है। ओके, रेगिस्तान की मैंने आपको बता दिया, सहारा का है, कालाहारी का है, नामीबियन का डेजर्ट है, तो मैं आपको बता दिया। सर्वाधिक गर्म स्थल मैंने आपको बता ही दिया 58 डिग्री सेल्सियस। पूरे विश्व में सबसे अधिक गर्म स्थल जो है वो अल्जीरिया है और लीबिया में आता है, और सबसे ज़्यादा अभी तक वहाँ टेम्परेचर रिकॉर्ड। अन्य तथ्य, जोहान्सबर्ग को जो है वो स्वर्ण नगरी कहा जाता है। एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विख्यात है। बाकी सवाना बेल्ट्स के घास मैंने आपको बता दिए। अफ्रीका का, पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है उसका नाम है केप और कायरा, यानी केप टाउन से लेके और कायरा। केप टाउन कहाँ पे? केप टाउन यहाँ पे, ठीक है, और कायरा कहाँ पे? यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ने वाला पूरा का पूरा सबसे लंबा जो है वो जो रेल मार्ग है उसे केप कायरा रेल मार्ग बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। काराली मरुस्थल, किम्बरले खान, ठीक है, ये हीरा वाली खानों के आप नाम याद रख सकें तो याद रख लेना। ओके, आसवान बांध मैंने आपको बता दिया। ओके, फ्रंटलाइन स्टेट में आपको बता चुका हूँ। सबसे बड़ा शहर काहिरा में आपको बता चुका हूँ। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे मैं बता चुका हूँ। ये ध्यान रखना, जंजीबार और पेम्बा द्वीप जो है वो यहाँ सबसे अधिक लौंग उत्पादन होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अफ्रीका में अस्सल करके एक जगह मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में, ये समुद्र तल से भी नीची है, यानी अफ्रीका का सबसे नीचा बिंदु जो है अस्सल लेक, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, अस्सल झील, ठीक है, उसमें वहाँ पे मैंने अस्साल इस तरीके से लिखा हुआ था, अस्साल झील जो है वो अफ्रीका में, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि भी अफ्रीका महाद्वीप में हो रही है, और आने वाले समय पे जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ में यहाँ पे विकास भी तीव्र गति से होने वाला है। विक्टोरिया झील, 3 देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये मैप है, ये मैप आप खुद से भी देख लेना, और मैं यहाँ पे एक बार लास्ट जाते जाते आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा जो क्षेत्र है वो एटलस है, लेकिन एटलस भी 4 भागों में बटा हुआ है। ग्रेट एटलस, मिडिल एटलस, सहारन एटलस, मैरीटाइम एटलस, साथ साथ में एंटी एटलस, 5वें नंबर पे एंटी एटलस, ये हो गए। यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न अर्ग है। अर्ग मैंने आपको राजस्थान ज्योग्राफी वाले क्षेत्र में बताया होता, रेत के टीले उस तरीके से जमा हो जाते हैं जहाँ पे एक आकृति सी बन जाती है, तो ग्रेट ईस्टर्न अर्ग है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेडमेंट पठार है। ओके, ग्रेट वेस्टर्न अर्ग, तो ये पूरा जो भाग है ये सहारा डेजर्ट है, आप इतना ध्यान रख लेना। ओके, यहाँ पे अगार प्लेटू है। ओके, इधर की साइड में ये फोटा जलौन नाम की जगह से जो है वो नाइजर नदी निकल के जा रही है,
मैंने पहले ही बता दिया आपको, और ये जो है वो अटलांटिक में जाकर के गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे कोस्ट है, आइवरी कोस्ट, स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, अफ्रीका की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, तो यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है। ओके, उसके अलावा उसके पास में ये आप जो देख रहे हैं ये विक्टोरिया झील है। ओके, नीचे की साइड में आप जाएंगे तो ये लंबी सी आप जो नदी देख रहे हैं, झील जो देख रहे हैं, इसका नाम है लेक टंगानिका झील है, टंगालिका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ नीचे आप देख रहे हैं न्यासा झील है। ओके, ये बीच में से निकलने वाली जो नदी है, ठीक है, इसका नाम है अपना कांगो रिवर, ये नाइजर रिवर, 2 बार जो है वो मध्य रेखा को काट रही है। बाकी इसकी सहायक जो हैं वो नदियां हैं कसाई करके और ये अपना संकुरु करके, ये आपको ध्यान नहीं रखनी। ओके, ये ध्यान रखने का कोई महत्व है नहीं एक्चुअली में, इतना आप रटेंगे तो वो ऑप्शनल में भी काम नहीं आता है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की ज्योग्राफी आप इतना रटें तो चलेगा। अफ्रीका की ज्योग्राफी अगर आप अफ्रीका से पीएचडी करना चाहें तो बात अलग है। ओके, लेक टुर्काना है इधर की साइड में, और थोड़ा सा ऊपर की साइड में हम चलें तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे ताना झील से जो है वो ब्लू नील निकलती है, एंड यहाँ पे नासिर लेक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लीबिया डेजर्ट, सारा डेजर्ट का ही हिस्सा है। ओके, और नीचे की साइड में अगर चलें तो ये जाम्बेजी नदी है, इस पे डैम जो है वो करीबा बना हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो झील भी बन गई है, करीबा झील। ये लिम्पोपो नदी हो गई और ये अपना ऑरेंज नदी हो गई। ऑरेंज नदी से रिलेटेड एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, और वो पॉइंट है कि यहाँ पे यूरेनियम के बहुत भंडार हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपना अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे मैंने कुछ मैप और कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, तो आप वो खुद देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो अपना गोंडवाना लैंड था, नीचे का हिस्सा भाग था, वो किस तरीके से अलग होकर के और अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप निकल के अलग बनता जा रहा है। ठीक है, ये वाला मैप आप पहचानने की कोशिश कीजिए। ये वैज्ञानिकों ने खोज के और जो अस्थियां हैं उनको इकट्ठा करके इस तरीके का एक बनाने की कोशिश की और उसका नाम दे दिया लूसी। ये हमारी मानव जाति का प्रथम जो है वो एंसेस्टर माना जाएगा। ओके, ये एक 3D मैप है अफ्रीका का, आप इसमें खुद से देख लेंगे। शुरुआत में जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य रेखा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपना हुआ अपना, ये कौन सी जगह है, स्वेज नहर है, ये लाल सागर है, ये खाड़ी कौन सी, अदन की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ने वाली ये कौन सी जल संधि है, बाबल मंडाप है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, 4 देश हैं, ये सोमालिया देश है। ओके, इस तरीके से ये कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है, ये टंगानिका झील है, ये न्यासा झील है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये नदी जा रही है इस तरीके से, ये वाली नदी जा रही है, नाइजर झील नदी है। ओके, वो नाइजर नहीं, यहाँ पे कांगो नदी है। ठीक है, कांगो नदी है, नाइजर तो ऊपर की साइड से आएगी, तो ये नदी आ रही है, वो नाइजर नदी है। ओके, नील नदी भी यहाँ पे अगर जा रही होगी तो उसमें मैप में दिया होगा, इस तरीके से नील नदी यहाँ जा रही है। ओके, ये मिस्र वाला देश है। ऊपर वाले जो देश हैं उनके नाम मैंने आपको बताए थे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट। ये देश आप ध्यान रख लेना कम से कम। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट देश यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका है, जिसका डेवलपमेंट अधिक हुआ है। ठीक है, उसका कारण ये है कि वो नीचे की साइड में वहाँ पे जो शासन रहा था वो अंग्रेज़ों का शासन रहा था, और उन्होंने पूरा दोहन किया और साथ साथ में उसका डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अंग्रेज भी रहते हैं। अफ्रीका की जब टीम खेलती है तो वहाँ कारे कारे लोग थोड़ी देखते हैं आपको, ज़्यादातर लोग जो हैं वो गोरे देखते हैं। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे एंग्लो, जिस तरीके से एंग्लो अफ्रीकन रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, एंग्लो अफ्रीकन, अंग्रेज जो अफ्रीका में रह गए, जैसे एंग्लो इंडियन शब्द सुना है, अंग्रेज जो इंडिया में रह गए, एंग्लो इंडियन। अब इंडिया वालों ने ज़्यादातर भगा दिए वहाँ पे, तो उनका शासन लंबे समय तक रहा। ठीक है, ओके, ये वाला आप देखेंगे कोपेनहेगन के अनुसार जो क्लाइमेट वर्गीकरण है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको मैप बता ही दिया। ओके, ये अपना जो है वो जीडीपी के हिसाब से बताया हुआ है, तो ज़्यादातर देश जो है वो अफ्रीका के करीब हैं। ओके, यहाँ पे आप देखें कि ये वाले जो ब्लैक अधिक दिख रहा होगा वो थोड़ा सा ये मान के चलिए थोड़ा बहुत खाने लायक है उनके पास में, लाइक ये देश थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी ये सब जो देश देख रहे हैं इनकी जो पर कैपिटा इनकम है बिल्कुल ही कम है। ओके, और ये जो आप इमेज देख रहे हैं इन्हें गीजा के पिरामिड बोला जाता है, और ये किस देश में पाए जाते हैं, ये इजिप्ट में पाए जाते हैं। ओके, ममी करके आपने देखी होगी, तो वो इस तरीके से एजप्शन लगाई जाती है कि पुराने समय पे यहाँ पे
दफनाया गया होगा राजा महाराजाओं को। ओके, तो इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम की दृष्टि से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ज्योग्राफिकल कंडीशन याद कर लेना, मैप में देशों को देख लेना, एक बार जाके आप खुद से भी देख लेना, वो ठीक है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, लॉन्ग रन के हिसाब से अच्छा रहेगा। ओके, तो ये 54 देश हैं और मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियरली बता दिए थे। अब मैप में मैंने डिवाइड करके भी बताया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बता दिए, साउथ वाले देश भी बता दिए। बस इतना कोशिश करना, आप कोशिश ये करना कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपको बोल दूं कि जाम्बेजी नदी के इधर की साइड में, थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा, ऐसा भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिम्बाब्वे में बोल दूं तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर की साइड में। मैं अगर बोल दूँ लेसोथो कौन से देश में, कौन से महाद्वीप में, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि लेसोथो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में। इस तरीके के, जैसे मैं बोल दूं कांगो, तो नाम आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि ये जो है, मैं बोल दूं सियरा लियोने, तो ये किस महाद्वीप में है, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, नाइजर, नाइजीरिया, ये देशों के नाम आप जो है वो 2-3 बार देख लेना। रट नहीं पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बस अपनी नज़रों के सामने से निकाल लेना। तो अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका देखेंगे, देन हम यूरोप और एशिया की साइड में आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।